नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक और ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईपीएल यानी कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीग। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है और उन सभी के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक लीग तैयार की है। इस लीग में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। तो जो लोग आईपीएल में अभी बिजी है वो आईपीएल को छोड़ दीजिए और इस ईपीएल को पकड़ लीजिए ताकि आपको सक्सेस मिल सके। तो चलिए आज का हमारा ईपीएल फर्स्ट होगा जिसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एम्स नॉट ईएसआईसी, पीजीआई, डीएसएसबी हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप ईपीएल के दौरान यानी कि इस लीग में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि इस लीग में अपन आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन 10 क्वेश्चंस के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डालने हैं और अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कर लेना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस ईपीएल यानी कि आज की इस लीग को देख लेते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है, फटाफट से अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विविड ड्रीमिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लिप। स्लिप की कौन से स्टेज के अंदर विविड ड्रीमिंग देखने को मिलती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है नॉर्मली जो है सो रहा है और उसको कौन सी ऐसी स्टेज होगी जिसके अंदर उसको सपने आएंगे। आपके भी ड्रीम्स होंगे, आपके भी सपने होंगे कि मैं एम्स में लगूँ, किसी का सपना होगा मैं डीएसएसबी में लगूँ, किसी का सपना होगा ईएसआईसी में लगूँ। तो वो क्या आपका ड्रीम है, और ये जो ड्रीम है ना वो ड्रीम कौन सी स्टेज में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप लग पाओगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्लिप की कौन सी स्टेज में ड्रीम्स आते हैं, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाए और एक एक क्वेश्चन, पता है आपको एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो एक नंबर अगर आप सही करते हैं या फिर एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं, मतलब बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट से ऊपर आप चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट स्टेज फर्स्ट नॉन आरईएम, नेक्स्ट है आरईएम स्टेज यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, नेक्स्ट है सेकंड स्टेज नॉन आरईएम, नेक्स्ट है डेल्टा स्टेज। तो अभी हम सारी जो भी यहाँ पे स्टेज 4 स्टेज दे रखी है इन चारों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसका जिन्होंने भी ऑप्शन भी लिखा है आंसर में कमेंट बॉक्स में, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यानी आरईएम जो स्टेज है, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज के अंदर विविड ड्रीमिंग देखने को मिलती है। इस स्टेज में जो स्लिप होगी यानी कि जो नींद की अवस्था होगी पर्सन की, वो कैसे रहेगी, डीप रहेगी, मतलब गहरी नींद में सोएगा पर्सन। जब आप उसके नाम से उसको पुकारेंगे तो वो नहीं जगेगा, ना ही आप उसको टच करेंगे तो जगेगा। मतलब पर्सन जो है वो थोड़ी सी गहरी नींद में रहेगा। गहरी नींद में ही जो है ड्रीम्स यानी जो सपने हैं वो आते हैं, और सपने डरावने भी हो सकते हैं और एन्जॉयफुल भी हो सकते हैं। सपने अलग अलग तरीके के होते हैं, और डरावने सपने आएंगे तो सीधी सी बात है हर एक बॉडी की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिल्कुल बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अदर करेक्टरिस्टिक फीचर और देख लेते हैं इसके बारे में। आरईएम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट जो स्टेज है, इस स्लिप के अंदर क्या होता है, डीप स्लिप रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, पर्सन जो है वो इजीली अवेकन नहीं हो पाएगा, मतलब इजीली वो जग नहीं पाएगा। मसल टोन जो है वो डिप्रेस रहेगी। हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इरेगुलर रहेगी। मान लीजिए किसी पर्सन को जो है डरावना सपना आ गया, डरावना सपना आ गया मतलब जो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो जब सपना आता है तो इसमें क्या हो जाता है कि रेस्पिरेटरी और जो हार्ट की रेट जो है वो इरेगुलर हो जाती है। साथ ही यहाँ पे इस स्टेज में क्या देखने को मिलते हैं, ड्रीम्स यानी जो सपने हैं वो आपको आरईएम स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और आपको पूछा जा सकता है। स्टेज फर्स्ट जो है वो नॉन आरईएम है। इसमें जो पर्सन है वो डीप स्लीप रहेगा और रेस्टफुल स्लीप के अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ड्रीमिंग नहीं होगी। स्टेज सेकंड नॉन आरईएम जो स्टेज है, इसके अंदर भी जो पर्सन है वो डीपर स्लीप तो रहेगा यानी गहरी नींद में तो रहेगा, लेकिन इस स्टेज में खास बात यह है कि एक तो जो हार्ट रेट और जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, ड्रॉप होता है। मतलब हार्ट रेट भी गिर जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो गिर जाएगा, तो ड्रॉप आउट होता है, डिक्रीज होता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि स्लीप की कौन सी स्टेज में हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है या फिर ड्रॉप डाउन होता है। तो आपको आंसर में करना होगा फिर सेकंड स्टेज नॉन आरईएम। चलिए इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो क्या है,
इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्लिप स्पाइंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्स और बोथ, यानी कि स्लिप स्पाइंडल्स और के कॉम्प्लेक्स इस स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर दोनों कंडीशन एक साथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेज सेकंड नॉन आरईएम का। तो आपको यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा स्टेज, जिसको स्लो वेव स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। स्लो वेव स्लिप अकर्स ड्यूरिंग नॉन आरईएम स्टेज थर्ड एंड फोर्थ, इट इज़ ऑफन इक्विटेड विथ क्वाइट स्लिप। बिल्कुल मतलब जो स्टेज थर्ड और फोर्थ जो नॉन आरईएम स्टेज है, इसमें पर्सन जो है क्वाइटली स्लिप करता है। ये एक डेल्टा स्टेज है या फिर इसको स्लो वेव स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो रेशनल में आपको बताया गया है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या हो सकता है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो ऐसा का ऐसा एज इट इज आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना है और अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली वार्म मिल्क दैट कैन हेल्प इंड्यूस स्लीप इज। बहुत ही अच्छा सवाल है कि नेचुरल सेडेटिव आपको बताना है मीट या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट के अंदर भी कौन सा, वार्म मिल्क। वार्म मिल्क के अंदर ऐसा एक नेचुरल सेडेटिव पाया जाता है जो स्लीप इंड्यूस में क्या करता है, हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखिए, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट से। ऑप्शन फर्स्ट है फ्लोराजिपाम, नेक्स्ट है टिमाजिपाम, नेक्स्ट है मेथोट्राइमेप्राजिन, नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है नेचुरल सेडेटिव, और नेचुरल सेडेटिव की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये तो एक टैबलेट है। फ्लोराजिपाम क्या है, टैबलेट है, ये भी टैबलेट है, ये भी क्या है, टैबलेट है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल सेडेटिव आपको बताना है जो कि मिल्क और मीट के अंदर पाया जाता है, और जो वार्म मिल्क होता है उसमें स्पेशली देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर तो पाया ही पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सही जवाब लिख रहे हैं, जिन्होंने ऑप्शन डी लिख रहे हैं या फिर लिखा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या आपका नेचुरल सेडेटिव है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो सलाह देते हैं, किसी को नींद नहीं आती है तो उनको कहते हैं कि जब आप खाना खा लें उसके बाद जब आप पे सोने लगे तो सोने से पहले आप क्या कर लीजिए, वार्म मिल्क, बिल्कुल गुनगुना जो है दूध आप पी लीजिए, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। तो देखिए आपको ट्रिप्टोफैन की वजह से वो क्या है, ये एक नेचुरल सेडेटिव है जिसकी वजह से पर्सन को जो है अच्छे से नींद आती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में और। ट्रिप्टोफैन इज ए नेचुरल सेडेटिव। ट्रिप्टोफैन क्या आपका नेचुरल सेडेटिव है। बाकी देखिए यहाँ पे जो ड्रग्स के नाम दे रखे हैं, ये क्या है, हिप्नोटिक सेडेटिव्स है। यहाँ पे आपको नेचुरल सेडेटिव पूछा गया है, हिप्नोटिक सेडेटिव नहीं पूछा गया है। ये भी नींद में हेल्प करती है, लेकिन ये हिप्नोटिक सेडेटिव है। नेचुरल सेडेटिव कौन सा है, ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन फूड्स सच एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कंटेन द स्लीप इंड्यूसिंग अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। एक प्रकार का अमाइनो एसिड जो पाया जाता है किसमें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर। ये क्या करवाता है, स्लीप इंड्यूस करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्लोराजिपाम इज ए ड्रग विच इज बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव्स। बिल्कुल जो फ्लोराजिपाम है वो क्या है, बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव की एक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले और देख लीजिए। टिमाजिपाम जो है वो यूज़ होती है शॉर्ट टर्म बेसिस टू ट्रीट इंसोम्निया। शॉर्ट टर्म बेसिस अगर इंसोम्निया को ठीक करना है तो हम टिमाजिपाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, टिमाजिपाम यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया यानी कि डिफ़िकल्टी फॉलिंग असलीप एंड स्टेइंग स्लीप, मतलब जो पर्सन है उसको नींद लेने में दिक्कत है, वो कंडीशन कहलाती है इंसोम्निया। और इंसोम्निया को शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर ठीक करना हो तो हम टिमाजिपाम पर्सन को दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेथोट्राइप्रामाजिन, इसका दूसरा नाम है लियोमेप्रोमाजिन, ठीक है, इसी को और जो है इस नाम से जाना जाता है। इज़ यूज्ड टू ट्रीट सेवरल मेंटल एंड मूड डिसऑर्डर्स, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। कुछ मेंटल और जो मूड डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, हो सकता है ऐसा का ऐसा आपके एग्जाम पेपर में छप जाए। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, रिस्ट्रेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्पज एक्सेप्ट टू। एक्सेप्ट को लेकर यहाँ से सवाल आपको पूछा गया है, और एक्सेप्ट से लेकर बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे सवाल आपको पूछा गया कि रिस्ट्रेंट के सारे क्या है, पर्पज है, एक को छोड़कर। देखिए पहला पर्पज, प्रिवेंट ए कन्फ्यूज्ड पेशेंट फ्रॉम रिमूविंग ट्यूब सच एज फीडिंग ट्यूब, आईवी लाइन एंड यूरिनरी कैथेटर। बिल्कुल रिस्ट्रेंट क्यों करते हैं, रिस्ट्रेंट का पर्पज जो है वो क्या है, प्रिवेंट द कन्फ्यूज्ड पेशेंट। कन्फ्यूज्ड पेशेंट है और उसे हम प्रिवेंट करवा रहे हैं, क्या, रिमूविंग ट्यूब्स, कि भाई जो ट्यूब्स लगी हुई है, हो सकता है उसको फीडिंग ट्यूब लगी हो, आईवी लाइन लगी हो, या फिर यूरिनरी कैथेटर लगा हो, तो इनसे इन ट्यूब्स को
रिमूव करने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका पर्पज है। ये तो क्या है, सही बात है। नेक्स्ट है प्रिवेंट ए पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑफ बेड और चेयर। पेशेंट जो है वो बेड या चेयर से गिरे नहीं, इसके लिए भी हम रिस्ट्रेन यूज करते हैं, सही बात है, ये भी पर्पज है। नेक्स्ट डिस्करेज ए पेशेंट फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू एम्बुलेट अलोन व्हेन ही रिक्वायर्स असिस्टेंस फॉर हिज सेफ्टी। ऐसा पेशेंट जो कि डिस्करेज है, एम्बुलेट मतलब अकेला जो है चल फिर नहीं सकता है और उसको एक असिस्टेंस की ज़रूरत भी है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम बिकमिंग कन्फ्यूज और डिसओरिएंटेड। पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज है, डिसओरिएंटेड है। सिर्फ यहाँ पे बात इतनी हुई है कि पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज है या फिर डिसओरिएंटेड है, तो ऐसा पेशेंट के लिए हम रिस्ट्रेन यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर कन्फ्यूज है या फिर डिसओरिएंटेड है और उसके आईवी लाइन या फिर ट्यूब जो है ट्यूब वगैरह लगी हुई है, तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में हम यूज़ नहीं करेंगे। पेशेंट कन्फ्यूज है, उसके कोई ट्यूब वगैरह नहीं लगी हुई है या फिर आईवी लाइन नहीं लगी हुई है, तो ऐसे पेशेंट के रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी डी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका छोटा सा रेशनल और देख लीजिए। By restricting a patient movement, restraints may increase stress and lead to confusion rather than prevent it। यहाँ पे मतलब जो confusion और disoriented वाले पेशेंट हैं उनको रिस्ट्रेन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रेन आप इन पेशेंट्स को करेंगे तो ये ऑलरेडी कन्फ्यूज है और डिसओरिएंटेड है, तो इनके स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि इनको रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे रिस्ट्रेन का ये एक पर्पज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग रिस्ट्रेंट्स। बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक नर्स है और उसकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब रिस्ट्रेंट आप यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर कौन सी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो एज ए नर्स आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी है, फिर रेस्पॉन्सिबल आप एज ए नर्स रिस्ट्रेंट के दौरान ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट का जो बिहेवियर है वो डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट यूज्ड, कौन से टाइप का आप रिस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट ऑब्टेन द रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी टू हिमसेल्फ और अदर्स। जो रिटन कंसेंट है वो या फिर रिटन ऑर्डर जो है वो आप फिजिशियन का देखेंगे। एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर आप किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो उससे पहले आप क्या करेंगे, फिजिशियन का रिटन ऑर्डर ज़रूर देखेंगे। तो ये तो आपकी सारी की सारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने डी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ए बी सी तीनों की तीनों एज ए नर्स आपकी ये लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी पर्सन को आप जब रिस्ट्रेन कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए सवाल क्या पूछा गया, कुबलर-रॉस 5 सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइंग आर। आपको बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो कुबलर-रॉस की 5 सक्सेसिव जो स्टेज है डेथ एंड डाइंग की वो कौन सी है वो आपको बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। यानी जो कुबलर-रॉस की जो 5 सक्सेसिव स्टेज है ये वैसे है तो ये भी, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो कुबलर-रॉस की जो 5 स्टेज है इसके लिए हमारी एक टर्म होती है DABDA, डाबडा, ठीक है, DABDA। इससे हम क्या कर सकते हैं, कुबलर-रॉस की जो 5 स्टेजेज है उनको हम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पहले डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे जो कुबलर-रॉस की जो 5 स्टेजेज है वो बिल्कुल सीक्वेंस में है, वो कौन सी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है, DABDA, यानी कि डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो डाबडा से आपको याद करना है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ये कुबलर-रॉस की 5 स्टेजेस है जो आपको याद रखनी है, आने वाले समय में आपको पूछी जाएगी और जो पीछे बीत चुका है समय उसमें ये पूछी जा चुकी है। देखिए यहाँ पे कुबलर-रॉस 5 सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइंग आर डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। वहीं जो डाबडा है ये डाबडा से आपको इसको याद
कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, हो सकता है ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए एज इट इज़। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमिनेंट डेथ। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि आपको बताना है इमिनेंट डेथ का बेस्ट इंडिकेटर या फिर बेस्ट इंडिकेट करने वाला कौन सा एक सिम्टम है। यहाँ पे आपको 4 सिम्टम्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको बेस्ट इंडिकेटर सिम्टम आपको बताना है जो इमिनेंट डेथ को इंडिकेट कर रहा हो। ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए वीक एंड स्लो पल्स, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मसल टोन, नेक्स्ट है फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल्स, नेक्स्ट है स्लो एंड सेलो रेस्पिरेशंस। तो देखिए जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। इमिनेंट डेथ का एक बेस्ट जो इंडिकेटर सिम्टम है वो क्या है, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल्स। प्यूपिल्स या तो डायलेट रहेगी या फिर वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। तो ये एक ऐसा बेस्ट सिम्टम है जो इमिनेंट डेथ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे पल्स जो यहाँ पे दी गई है वीक एंड स्लो पल्स, तो ऐसा इमिनेंट डेथ में नहीं होता है। पल्स जो है वो वीक रहेगी बट कैसी रहेगी, वो रैपिड रहेगी इमिनेंट डेथ के अंदर। मसल्स जो टोन है वो इंक्रीज यहाँ पे बताई गई है, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होती है, ये क्या होती है, एटोनिक रहेगी या फिर डिक्रीज या फिर वीक आप बोल सकते हैं। मसल्स जो है वो वीक या फिर एटोनिक रहेगी। नेक्स्ट है in the late stages an altered respiratory pattern which can be periods of apnea alternated with hypernia और irregular breathing can be noticed। यानी कि जो आपका रेस्पिरेशन पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, अल्टर्ड रहेगा, स्लो एंड सेलो नहीं रहेगा, ये अल्टर्ड रहेगा। हो सकता है कि एपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाए और इसके साथ में हाइपरनिया भी हो जाए, इरेगुलर जो ब्रीदिंग है वो देखने को मिलेगी। तो ये कुछ जो है रेस्पिरेशंस आपको इमिनेंट डेथ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट जो इंडिकेटर है वो फाल्स एंड फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, हो सकता है ये आपको एज इट इज पूछ लिया जाए। ऐसे सवाल एम्स नोसेट पहले भी पूछ चुका है और आगे भी पूछता रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ एन इन्फेक्शियस डिजीज हु रिक्वायर्स आइसोलेशन शुड रेफर्स टू गाइडलाइन पब्लिश्ड बाय। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि एक नर्स है जो पेशेंट को क्या कर रही है, कैरी कर रही है, और पेशेंट है इन्फेक्शियस डिजीज से सफ़र। सीधी सी बात है, पेशेंट है मतलब पेशेंट तो बीमार ही होगा, ऐसे तो नॉर्मल कोई पर्सन तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता नहीं है और ना ही दिखाने जाता है। जो पर्सन बीमार होता है वहीं हॉस्पिटल जाता है। पेशेंट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित है और उस पर्सन को नर्स जो है वो कैरी कर रही है और उस पर्सन को आइसोलेशन की क्या है, ज़रूरत है। नर्स उस पेशेंट को क्या कर रही है, आइसोलेट कर रही है। अब आपको यहाँ पे सवाल ये पूछना चाह रहा है कि जो आइसोलेशन वाली गाइडलाइन जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल ये है कि जो आइसोलेशन करने की जो भी गाइडलाइन होती है वो किनके द्वारा पब्लिश की जाती है। पहला ऑप्शन देखिए, अपना आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल लीग फॉर नर्सिंग यानी कि NLN। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि CDC। नेक्स्ट है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि AMA। नेक्स्ट है अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन यानी कि ANA। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है कि आइसोलेशन की गाइडलाइन कौन पब्लिश करेगा। ना तो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन करेगी, ना ही अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन करेगी और ना ही नेशनल लीग फॉर नर्सिंग करेगी। जो भी आइसोलेशन की गाइडलाइन होगी वो पब्लिश की जाती है CDC के द्वारा यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा जो है आइसोलेशन की ऑल ओवर गाइडलाइन रिलीज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में जो CDC है उसी के बारे में दे रखा है कि जो है CDC वो पब्लिश करती है फ्रिक्वेंटली अपडेट गाइडलाइंस ऑन केयरिंग ऑफ पेशेंट हु रिक्वायर्ड आइसोलेशन। जिसको भी आइसोलेशन की ज़रूरत होती है उनके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी गाइडलाइन होती है वो CDC के द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है, टू इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस द नर्स मस्ट फर्स्ट नाउ दैट। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी पेशेंट को आप आइसोलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि इंस्टीट्यूट के अंदर आप आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले आपको क्या जान लेना चाहिए, क्या जान लेना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से पर्सनस को क्या कर सकें,
आइसोलेट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट पेशेंट ससेप्टिबिलिटी टू द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ऑर्गेनिज्म या फिर जो पर्सन है वो सफ़र है, किस प्रकार की बीमारी पेशेंट को हो रखी है, उसी प्रकार से हम मतलब उस टाइप से जो है अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में अलग अलग हम पर्सनस को रखते हैं। तो आइसोलेशन प्रिकॉशन के लिए आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का या फिर किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से पेशेंट जो है वो सफ़र हुआ है। बाकी जो है ग्राम स्टेनिंग करेक्टरिस्टिक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एलटी है वो देख लेगा। ऑर्गेनिज्म की जो ससेप्टेबिलिटी है टू एंटीबायोटिक वो डॉक्टर देख लेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से एंटीबायोटिक किसके लिए प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट पेशेंट ससेप्टेबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म, पेशेंट किस ऑर्गेनिज्म के प्रति ससेप्टेबल है ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से पेशेंट सफ़र हुआ है और किस प्रकार का आइसोलेशन इस पर्सन को देना है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये आप पता कर सकते हैं, तो एज ए नर्स आपको ये जान लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा रेशनल और देख लेते हैं। बिफोर इंस्टीट्यूटिंग आइसोलेशन प्रिकॉशंस द नर्स मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पहले जान लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड थ्रू नेजल सिक्रेशंस रिक्वायर्स द पेशेंट बी कैप्ट इन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि अलग अलग टाइप की जो आइसोलेशंस है वो हम अलग अलग पेशेंट्स पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेजल सिक्रेशन के थ्रू किसी पर्सन को बीमारी हुई है तो उसको रेस्पिरेटरी आइसोलेशन की क्या है ज़रूरत है, तो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन के अंदर उसको रखेंगे विच इन्वॉल्व कीपिंग द पेशेंट इन प्राइवेट रूम विद द डोर क्लोज्ड एंड वेयरिंग ए मास्क ए गाउन एंड ग्लव्स व्हेन कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। तो मतलब अलग अलग जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिकॉशंस अपने को रखना है। तो देखिए ये जो पेशेंट है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में इसको रखा गया है क्योंकि नेजल सिक्रेशन के थ्रू इसको बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हुई है। इस पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना है, जो डोर है वो क्लोज रखने हैं। पेशेंट से जब भी आप मिले तो गाउन ग्लव्स मास्क वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आपको पहन के जानी है क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू डिजीज कंडीशन स्प्रेड आउट हो रही है। तो ग्लव्स मास्क वगैरह गाउन वगैरह सब चीज़ आपको क्या करनी है पहन के जानी है, मतलब खुद की सेफ्टी भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी आइसोलेशन वार्ड में रख दिया, पेशेंट अकेला ही है कोई बात नहीं है चलते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। आपका ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा पेशेंट से पहले क्योंकि बीमारी आप उससे लेकर आ जाओगे। तो आप अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर रखें जब भी ऐसे पेशेंट से आप मिले या फिर आप ऐसे पेशेंट्स को आप केयर दें तो आप अपना खुद का प्रिकॉशंस ज़रूर रखें। नेक्स्ट देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लीग का और बहुत ही अच्छी अच्छी लीग्स आपको बहुत सारी मिलने वाली है। तो आप हर एक लीग का अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस लीग के बारे में पता चल सके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हें भी याद कर सके या फिर वो भी उनको देख सके। देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, विच इज़ द करेक्ट प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग ए स्पुटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि एक पेशेंट है या फिर कोई भी पर्सन है जिसका आप एज ए नर्स क्या कर रहे हैं स्पुटम कलेक्शन कर रहे हैं। स्पुटम कलेक्शन आपको करना है और स्पुटम कलेक्शन क्यों कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट की कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग जो है वो होनी है। स्पुटम की कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग होनी है जिसके लिए आपको स्पुटम का टेस्ट जो है कलेक्शन करना है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रोसीजर बताना है कि कौन सा एक यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक करेक्ट प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है हैव द पेशेंट place the specimen in a container and enclose the container in a plastic bag. Next है have the patient expectorate the sputum while the nurse hold the container. Next है have the patient export the sputum into a sterile container. Next है offer the patient an antiseptic mouthwash just before he expectorate the sputum। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है कि जो एक्सपेक्टोरेंट ऑफ स्पुटम है, स्पुटम का जो एक्सपेक्टोरेट है
वो पेशेंट को क्या करना है, एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेना है। या फिर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर अगर किसी का स्पुटम कलेक्ट कर रहे हैं तो आप स्टेराइल कंटेनर के अंदर एक्सपेक्टोरेट जो स्पुटम है वो आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, नर्स जो है वो होल्ड द कंटेनर को होल्ड करके नहीं रखेगी। पेशेंट जो है वो खुद जो है स्टेराइल कंटेनर के अंदर जो है स्पुटम डाल सकता है, तो नर्स को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ना ही कोई प्लास्टिक बैग के कंटेनर के अंदर उसको जो है लेना है और उसको एनक्लोज करना है, ऐसा नहीं करना है। स्टेराइल कंटेनर ही आपको लेना है। ना ही कोई एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से पहले उसको माउथ वॉश करवा के आपको सैंपल लेना है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ये एक करेक्ट प्रोसीजर है स्पुटम सैंपल लेने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेसिंग द स्पेसिमेन इन ए स्टेराइल कंटेनर एंश्योर दैट इट विल नॉट बिकम कंटामिनेटेड। ये आपको पहले ही इंश्योर कर लेना है कि जो कंटेनर है वो स्टेराइल है या नहीं है। कंटामिनेटेड कंटेनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटामिनेटेड होगा मतलब जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे, गलत रिजल्ट आ जाएंगे, गलत जो है वो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। A sputum specimen is obtained for culture to identify the microorganism responsible for lungs infection, identify cancer cells shed by lungs tumors, and aid in diagnosis and management of occupational lungs disease। जो आप स्पुटम स्पेसिमेन ले रहे हैं जिसका हम कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, तो कल्चर हम इसका कर रहे हैं स्पुटम स्पेसिमेन का, उससे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता कर रहे हैं कि कौन से टाइप का लंग्स इन्फेक्शन हुआ है, कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन फैला है। या फिर कैंसर सेल जो हुई है, जो सेल लंग्स में जो ट्यूमर्स बनी हुई है उनको आइडेंटिफाई करना है, तो कल्चर से ही कर सकते हैं। तो स्पुटम जो सैंपल आप ले रहे हैं वो स्टेराइल कंटेनर के अंदर ही ले। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो सैंपल अपन ने लिया है उससे हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पता कर सकते हैं, और जो इन्फेक्शन है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करके जो भी ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज है उनको डायग्नोस करके हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट पर्सन को दे सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट जो करेक्ट प्रोसीजर होगा वो आपका क्या होगा, एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर आपको कफ का सैंपल लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल में क्या पूछा गया, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड टू स्टेरलाइज हॉस्पिटल सप्लाईज बिकॉज। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि हॉस्पिटल सप्लाईज जो होती है उनको स्टेरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव यूज लेते हैं। और ऑटोक्लेव क्यों यूज लेते हैं, यहाँ पे बिकॉज करके आगे का सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनसे आप मैच कीजिए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इस लाइन को पूरी कर सकता है, वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन, मोर आर्टिकल कैन बी स्टेरलाइज्ड एट ए टाइम। एक ही समय में बहुत सारे आर्टिकल्स आप स्टेरलाइज कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्टेरलाइज आप कर सकते हैं लेकिन एक ही समय में बहुत सारे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्टीम कॉज लेस डैमेज टू द मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स है उनको डैमेज कम करती है स्टीम, तो ये भी गलत जवाब है। नेक्स्ट है, ए लोअर टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन। बिल्कुल कम टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टेरलाइज कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ऑटोक्लेव में तो क्या होता है, प्रेशराइज्ड जो है स्टीम पेनिट्रेट होती है जो भी सप्लाईज होती है उनके अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रेशराइज्ड स्टीम पेनिट्रेट्स द सप्लाईज बेटर। जो भी हॉस्पिटल की सप्लाईज है जिनको आप स्टेरलाइज कर रहे हैं उसमें ऑटोक्लेव से क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड स्टीम दे रहे हैं जिससे जो सप्लाईज है वो स्टेरलाइज हो पा रही है और उनको आप पेशेंट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एन ऑटोक्लेव एन apparatus that sterilize equipments by means of high temperature pressurized steam is used because it can destroy all form of microorganisms including spores। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, और ये एम्स नोट सेट में पहले भी पूछी जा चुकी है ऑटोक्लेव को लेकर, कि जो ऑटोक्लेव है वो किनको किल करता है या फिर कैसे क्या डिस्ट्रॉय करता है। तो वहाँ पे ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पॉट्स, ऐसा आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, और शायद ये दिया भी गया है, पहले के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना है, जो ऑटोक्लेव है उसमें हाई टेम्परेचर तो हम रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन प्रेशराइज्ड स्टीम होगी। प्रेशराइज जो स्टीम होगी इससे क्या होगा, जो भी इक्विपमेंट है जो स्टेरलाइज करने हैं
उनके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो स्पोर्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऑटोक्लेव जो है वो बेस्ट जो है स्टरलाइजर होता है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के उनको स्टरलाइज करने के लिए। तो ये था दोस्तों आज का अपना EPL फर्स्ट, और जल्द ही आपको EPL सेकंड मिलेगा। वैसे ही आपको कंटिन्यू बहुत सारे EPL, ये जो लीग है अपने स्टार्ट की है, ये लीग बहुत लंबी चलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और हर एक लीग को अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को याद कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस आपको इस लीग में मिलने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे जो आपकी एग्जाम्स होने वाली है उनमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए EPL के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।